दिशा आराम से अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी सास कुसुम आकर दिशा को उठाती है। अरे बहू, आज तू सोती रहेगी क्या? आज तुझे पानी पूरी लेकर नहीं जाना क्या? अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ समय रहते आपने मुझे उठा दिया। इतना बोलकर दिशा फटाफट तैयार हो जाती है और पानी पूरी का ठेला तैयार करने लगती है। अपनी बहू को इतनी मेहनत करता देख कुसुम दिशा से बोलती है, बहू, मैं जानती हूँ कि तू इस घर को चलाने के लिए कितना सब कुछ कर रही है। एक समय ऐसा था कि पानी पूरी तेरी फेवरेट हुआ करती थी। तभी तो हम सभी लोग तुझे लालची पानी पूरी वाली बहू कहा करते थे। लेकिन तुझे पानी पूरी इतनी ज्यादा पसंद थी कि तू रात में छुप छुप कर उठ उठ कर पानी पूरी खाया करती थी। और आज तुझे खुद पानी पूरी बेचना पड़ रहा है। बोलते बोलते कुसुम उदास हो जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए दिशा अपनी सास को खुश करने के लिए बचकाने हरकतें करने लगती है। क्या माँ जी, आप सुबह सुबह सैंडी हो रही हो? अगर आप इसी तरह से रोना धोना लगाकर बैठोगी ना तो मैं पानी पूरी के पानी में आपके आंसू मिला दूंगी। और आप नहीं जानते मैं खुद को कैसे कंट्रोल करती हूँ। आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, एक भी पानी पूरी नहीं खाती। पर आप इस तरह से बातें करोगी ना तो मैं खड़े खड़े अकेले ही सारी पानी पूरी खा जाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं होती सैंडी। अब चल अपना ठेला लेकर जा, वरना सुबह वाले जो ग्राहक होंगे ना वो भाग जाएंगे और मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर वहीं आऊंगी। फिर हम दोनों सास बहू मिलकर पानी पूरी बेचेंगे। अब दिशा अकेले ही अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर बेचना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद एक सब्जी वाला जिसका नाम हरिओम था, वो दिशा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी पानी पूरी बिल्कुल तुम्हारी तरह टेस्टी है, पर हमको एक बात समझ नहीं आता कि तुम्हारा मर्द काम नहीं करता जो तुम पानी पूरी बेचती हो। हरिओम दिशा का रोज का ग्राहक था, इसलिए दिशा नहीं चाहती थी कि उसका एक भी ग्राहक कम हो। इसलिए जब भी हरिओम उसके पानी पूरी खाने के बहाने बात करता तो दिशा भी उससे बात करने लग जाती और हमेशा उसे बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ज्यादा ले लिया करती, या तो फिर उसे जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा पानी पूरी खिला दिया करती। पर आज दिशा ने कुछ और ही सोच रखा था। हरिओम जी, मेरी मदद तो वो तब करवाएंगे ना जब मेरे साथ रहते होंगे। हमारे ऊपर जब गरीबी का पहाड़ टूटा, हमसे सब कुछ छीन लिया गया, तो मेरे पति मुझे और मेरी सास को छोड़कर अकेले भाग गए क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। हाँ? पर दिशा जी, तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? अगर तुम लोग अच्छे घर से थे तो आज पानी पूरी क्यों बेच रही हो तुम? हरिओम जी, हमारी ये हालत भी मेरे उस निकम्मे पति की वजह से हुई है। मेरे ससुर जी का एक छोटा सा बिजनेस था। मेरे ससुर जी के खत्म हो जाने के बाद सारा बिजनेस अकेले मेरे निठल्ले पति ने संभालना था। पर उसे तो अय्याशी करने की आदत थी। उसने बिजनेस नहीं संभाला और हमारा बिजनेस डूब गया। फिर क्या था, हम करोड़पति से रोडपति बन गए। और मेरा पति वो ऐसा निकला जो हमें मुसीबत में डालकर भाग गया। ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है जी। दिशा जी, हमें तो अगर आप हमारी बीवी होती ना तो हम आपको कभी नहीं छोड़कर जाते और ना ही आपको कभी पानी पूरी बेचने देते, बल्कि हम तो आपको अपने हाथ से पानी पूरी खिलाते। हरी जी, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते तो आप मुझे अपनी सब्जियां फ्री में क्यों नहीं दे देते? जैसे पानी पूरी के लिए मुझे आलू और चने की जरूरत पड़ती है, अगर आप मुझे मुफ्त में दे देते तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। बस इतनी सी बात? पहले कहा होता तो आज तुम मुफ्त के आलू ले रही होती मुझसे। पर कोई बात नहीं, अब से हम तुम्हें तुम्हारी पानी पूरी के लिए भी और घर के लिए भी मुफ्त में सब्जी देंगे। इस तरह से दिशा अपना एक ग्राहक तो जोड़ती ही जोड़ती है, साथ ही साथ सब्जी वाले को बेवकूफ बनाकर उसे मुफ्त की सब्जियां भी लेने लगती है। समय के साथ दिशा का लालच बढ़ने लगता है और वो सोचती है कि क्यों ना कुछ परमानेंट ग्राहक बांध लिया जाए। अगर कभी बिक्री कम भी होती है तो उसका नुकसान ना हो। इसलिए पानी पूरी खाने के लिए जो भी दिशा के ठेले पर आता, दिशा उनसे मीठी मीठी बातें करने लगती। क्या आपकी राशन की दुकान है? काश मैं भी आपकी तरह बड़ी सी राशन की दुकान खोल पाती, पर यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं है। पानी पूरी बेचकर जो भी पैसे आते हैं वो पानी पूरी का सामान लेने में ही खर्च हो जाता है। बाकी के बचे हुए पैसे से तो जैसे तैसे घर चला पाती हूँ मैं। अरे तुम दुखी क्यों होती हो? गोलगप्पा बनाने का जितना भी सामान चाहिए तुम मेरी दुकान से ले जाना, बिल्कुल मुफ्त में, और कभी कभी घर का भी ले जाना। बहुत बड़ा दिल है मेरा। वो तो दिख रहा है सर,
अच्छा ये लीजिए ना 2-3 पानी पूरी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खा लीजिए। आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मैं आपको 2-3 पानी पूरी तो मुफ्त में खिला ही सकती हूँ। इस तरह से दिशा राशन वाले को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। ये सब देखकर कुसुम को बहुत अजीब लगता है और रात को जब दिशा अपना सारा पानी पूरी बेचकर कुसुम के साथ घर जाती है तो कुसुम अपनी बहू को समझाने लगती है। बहू, जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू अपनी पानी पूरी को बेचने के चक्कर में इतनी लालची हो चुकी है कि तुझे नजर नहीं आ रहा कि तू लोगों के एहसानों के तले दबती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो तुझ पे एहसान कर रहे हैं कल वही लोग तुझ पर एहसान का हर्जाना मांगने लगे। माँ जी, बिजनेस ऐसे ही चलता है और मैंने जिस दिन पानी पूरी का ठेला चालू किया था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी जब तक मैं अपने ठेले को दुकान में नहीं बदलूंगी तब तक मैं एक भी पानी पूरी नहीं खाऊंगी। माँ जी, पानी पूरी बेचते हुए कैसे खुद पर काबू रखती हूँ ना मैं, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कुसुम के बार बार समझाने पर भी दिशा को कुसुम की बातें समझ नहीं आती और वो इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे मुफ्त का सामान लेकर पानी पूरी बेचने लगती। अब दिशा का पानी पूरी में 1 रुपया भी नहीं लगता और मुनाफा भी बढ़ जाता है। दिशा अपना मुनाफा और बढ़ाने के लिए अब पानी पूरी में मिलावट करने लगती है। बहू, हमारा काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है और जल्द ही तू अपनी दुकान खोल लेगी। और वैसे भी पानी पूरी को बनाने में जो भी सामान लगता है वो तू खरीदती तो है नहीं, तुझे मुफ्त में मिलता है सब कुछ। फिर तू पानी पूरी में मिलावट क्यों कर रही है? माँ जी, आपने भीड़ देखी है कितनी हो जाती है। लोगों की इतनी डिमांड है हमारी पानी पूरी की कि दोपहर में ही हमारा पानी पूरी खत्म हो जाता है और हमें खाली हाथ घर आना पड़ता है। बस इसीलिए मैं मिलावट कर रही हूँ ताकि हमारी पानी पूरी की दुकान शाम तक चलती रहे और ग्राहकों की भी लाइन लगी रहे। पर बहू, इतना लालच नहीं। माँ जी, ये लालच नहीं है, सब ऐसा करते हैं। इस तरह से मिलावट करके दिशा अपनी दुकान बनाने की सोच लेती है और बहुत जल्द दिशा पानी पूरी के ठेले से अपनी खुद की पानी पूरी की दुकान खोल लेती है। और जिस दिन वो पानी पूरी की दुकान खोलती है उस दिन वो अपने हाथों की बनाई हुई पानी पूरी खाती है। जब दिशा अपने हाथों की पानी पूरी टेस्ट करती है तो उसे पानी पूरी का स्वाद बहुत गंदा लगता है और तभी एक औरत दिशा की दुकान पर आती है और उससे कहती है, अरे बहन, तुम पहले कितना अच्छा पानी पूरी बनाती थी पर अब तुम्हारी पानी पूरी में इतनी मिलावट करती हो कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। अब अपनी पानी पूरी तुम खुद ही खाओ जैसे अभी खा रही थी। एक बात और, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से उस दिन दिशा के एक भी पानी पूरी नहीं बिकते और उसके बंधे हुए ग्राहक भी पानी पूरी लेना बंद कर देते हैं। जिसके बाद दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फिर से पहले की तरह अच्छी पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है, वो भी बिना किसी लालच के। और बची हुई पानी पूरी को घर जाकर अपनी सास के साथ खुद भी खाने लगती। काव्या और उसकी माँ सुमन अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब काव्या अपनी माँ सुमन के साथ अपने नए घर में जाती है तो उसे उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब उसकी माँ अपने घर में सामान रख रही होती है तब काव्या अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, हम इस घर में क्यों आए हैं? आपको दूसरा घर भी तो ले सकती थी ना। काव्या बेटा, हमारे पास जितने पैसे थे उन पैसों से हमें इससे बेहतर घर तो मिल ही नहीं सकता। और तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा को बिजनेस में कितना बड़ा लॉस हुआ है और बेटा इसी वजह से हमें अपना पुराना घर बेचना पड़ा। और देखो, ये घर इतना बुरा भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रहने की आदत डाल लो। काव्या बहुत उदास थी क्योंकि वह अपने सभी दोस्तों से, अपनी कॉलेज से और अपनी म्यूजिक क्लास से दूर किसी ऐसे घर में आ चुकी थी जहां आसपास खाली रास्ते के सिवाय कुछ भी नहीं था। लेकिन बेचारी काव्या करती भी तो क्या करती, वह अपने हालातों के साथ समझौता कर लेती है और उस घर में रहने लगती है। अब धीरे धीरे काव्या को भी उस घर में रहने की आदत पड़ जाती है। ऐसे ही एक रात काव्या गिटार बजाकर सोने जाती है, तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। ये तो पियानो की आवाज है, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? काव्या ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी पियानो की आवाज आनी बंद हो जाती है और कुछ देर बाद उसे हारमोनियम की आवाज सुनाई देती है। अब काव्या अपनी जगह से उठ जाती है और अपने घर के बाहर जाकर आवाज का पीछा करती है। लेकिन जब वह अपने घर से बाहर जाती है तो म्यूजिक की आवाज जो उसे बार बार सुनाई दे रही थी वो आनी बंद हो जाती है। ये क्या?
अभी तो यही कहीं से म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी, फिर ये अचानक से बंद कैसे हो गया? काव्य, तू बहुत ज्यादा सोच रही है, रात बहुत हो चुकी, तुझे अब चलकर सो जाना चाहिए। जिसके बाद काव्या एक बार फिर अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक बार फिर उसके कानों में म्यूजिक की आवाज आती है। फिर से म्यूजिक की आवाज, इस बार ये आवाज इस खिड़की की तरफ से आ रही है। इस बार वो आवाज उसके कमरे की खिड़की के पीछे से आ रही थी। उस खिड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सदियों से कभी किसी ने उस खिड़की को खोला ही नहीं। अब काव्या अपने बिस्तर से उठती है और उस खिड़की को खोलती है, जहाँ वे उस खिड़की के पीछे एक म्यूजिक क्लास देखती है। साथ ही वो अपनी खिड़की से देखती है कि एक बहुत ही सुंदर लेडी वहाँ कुछ बच्चों को म्यूजिक क्लास दे रही है। ये देखकर काव्या हैरान हो जाती है। मैं जब यहाँ आई थी तब यहाँ हमारे घर के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे के ठीक पीछे म्यूजिक क्लास है और मुझे पता ही नहीं, परंतु इस समय भला यहाँ कौन म्यूजिक सिखाने के लिए जाता है? एक काम करती हूँ, इस बारे में कल माँ से बात करती हूँ और उसके बाद कल दिन में मैं भी म्यूजिक क्लास में वापस जाऊंगी। अगर इसकी फीस कम हुई तो मैं यहाँ आकर म्यूजिक क्लास ले लिया करूंगी। इतना बोलकर काव्या सो जाती है और अगले दिन अपनी माँ के पास जाती है और उस म्यूजिक क्लास के बारे में बताती है, जिस पर उसकी माँ काव्या से बोलती है। काव्या बेटा, मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया और तुम पहले भी तो म्यूजिक क्लासेस जा रही थी ना, परंतु अभी हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से म्यूजिक क्लासेस के लिए भेज सकूं। माँ, कम से कम मैं एक बार म्यूजिक क्लास में जाकर बात तो कर ही सकती हूँ ना, क्या पता वहाँ की फीस कम हो। काव्या, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे कॉलेज का लास्ट ईयर है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा और मुझे जॉब ढूंढने के लिए जाने दो। इतना बोलकर सुमन वहाँ से चली जाती है और बेचारी काव्या उदास हो जाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अपनी खिड़की से उसी म्यूजिक क्लास को देखने लगती है और हिम्मत करके वो उस म्यूजिक क्लास में जाती है, जहाँ वह उसे वही लेडी मिलती है जिसे उसने रात में देखा था। उस सुंदर लेडी को देख काव्या उससे बोलती है, मैम, रात को आपको कुछ बच्चों को म्यूजिक क्लास में म्यूजिक सिखाते हुए देखा, क्या मैं जान सकती हूँ आप इतनी रात को बच्चों को म्यूजिक क्यों सिखा रही थी? आप दिन में भी तो बच्चों को म्यूजिक सिखा सकती थी ना। सिखा सकती हूँ, पर दिन में हमारे म्यूजिक क्लास की कुछ फीस होती है जो हर बच्चा नहीं दे सकता। बस इसलिए मैं कुछ ऐसे बच्चों को रात में म्यूजिक क्लास देती हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते पर उन्हें म्यूजिक से प्यार है। वो म्यूजिक सीखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे बच्चों को फ्री में म्यूजिक सिखाती हूँ। उस लेडी की बातें सुनकर काव्या के मन में भी लालच आ जाता है और वो भी रात को फ्री में म्यूजिक क्लास सीखने का फैसला कर लेती है। और रात को जब सो रहे होते हैं तब काव्या चुपके से उस म्यूजिक क्लास में जाती है, जहाँ उसे उस लेडी के सिवा और कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद काव्या उस म्यूजिक टीचर से बोलती है, मैम, आपने तो कहा था कि आप रात को म्यूजिक क्लास देती हैं, पर यहाँ तो मेरे सिवा कोई और नहीं है। क्योंकि आज तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो जो जिंदा हो और मेरी इस म्यूजिक क्लास में म्यूजिक सीखने के लिए आई हो। इतना बोलकर वो लेडी अपने असली रूप में आ जाती है और अपने सामने एक चुड़ैल को देख काव्या वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और वहाँ रखे सभी पियानो, गिटार, हारमोनियम अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और अपने आप एक साथ बजने लगते हैं। ये सब देखकर काव्या को कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और उससे बोलती है, ये चुड़ैल का म्यूजिक क्लास है और यहाँ सिर्फ एक ही म्यूजिक बजता है, तुम जैसे लोगों के चिल्लाने की आवाज। देखते ही देखते वो सुंदर म्यूजिक क्लास एक खंडर में बदल जाता है और कुछ ही देर में वहाँ और भी कुछ भूतिया स्टूडेंट्स आ जाते हैं। हमें भी म्यूजिक क्लास बहुत पसंद था और हम भी तुम्हारी तरह यहाँ म्यूजिक सीखने आए थे। अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। अब तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि मरने के बाद ही तुम हमारे साथ इस म्यूजिक क्लास को ज्वाइन कर सकती हो।
और यहाँ रहकर म्यूजिक सीख सकती हो। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इतना बोलकर वो सभी भूतिया स्टूडेंट्स काव्या की ओर बढ़ने लगते हैं और चुड़ैल काव्या को हवा में उड़ा देती है। कोई कोई मुझे कोई म्यूजिक क्लास नहीं लेनी। बेचारी काव्या चुड़ैल के सामने बहुत रोती है, लेकिन चुड़ैल काव्या को हवा में उड़ा देती है और देखते ही देखते काव्या के हाथ पैर उल्टे हो जाते हैं और चुड़ैल उसे भी बाकी की तरफ मार डालती है और मरने के बाद काव्या भी एक चुड़ैल बन जाती है, जो उन सभी चुड़ैल और भूत के साथ मिलकर एक नए शिकार का इंतजार करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर काव्या की माँ सुमन काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है और परंतु उसे उसकी बेटी काव्या नहीं मिलती, जिसके बाद सुमन उस घर को बेचकर एक किराए के मकान में रहने के लिए चली जाती है। कहा जाता है कि आज भी रात को वो चुड़ैल अपने म्यूजिक क्लास में अपने स्टूडेंट्स को म्यूजिक क्लास देती है। ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। बंसी नाम का एक व्यक्ति काम करके रात के समय अपने घर जा रहा होता है। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए उसे घर जाने में डर लग रहा होता है। क्या करूं? हाईवे से जाऊं या जंगल के कच्चे रास्ते से? हाईवे से जाऊंगा तो घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, और अगर जंगल के कच्चे रास्ते से जाऊंगा तो आधे घंटे के अंदर घर पहुंच जाऊंगा। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जंगल के रास्ते से तो मुझे जाने में बहुत डर लगता है और हाईवे का रास्ता कुछ ठीक नहीं है। कहा जाता है वहां पर कुछ गुंडे और चोर उचक्के रहते हैं जो लोगों को लूट कर उन्हें मार देते हैं। अगर वो गुंडे मुझे मिल गए तो एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते ही चला जाता हूँ। अब बंसी जंगल के कच्चे रास्ते से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। बंसी अभी थोड़ी ही अंदर जंगल में गया होता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्यास भी लग रही है, पर ये रास्ता है जो खत्म ही नहीं हो रहा। अब कैसे घर जाऊँ? किसी महिला की आवाज सुनकर बंसी आवाज देते हुए बोलता है, क्या यहाँ कोई स्त्री है? अगर है तो मुझसे छुपे नहीं, मैं उसकी मदद करूंगा। इतना बोलकर बंसी थोड़ा और आगे जाता है, जहाँ एक गर्भवती महिला को वो देखता है। गर्भवती महिला को देख बंसी उस महिला से बोलता है, अरे बहन, तुम तो गर्भवती हो, तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? भाई साहब, मैं पास ही के गांव में किसी काम से जंगल में गई थी, परंतु आते आते रात हो गई और मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। मैं कब से जंगल के अंदर भटक रही हूँ, पर मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा और ना ही कोई व्यक्ति मिल रहा है जिससे मैं मदद मांग सकूं। ऊपर से मुझे बहुत प्यास भी लगी है और अब तो चक्कर भी आ रहे हैं। बहन, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पानी रखा हुआ है, तुम मेरा ये पानी पी लो। इतना बोलकर बंसी उसे पानी पीने के लिए देता है। चुड़ैल पानी पीकर बंसी से बोलती है, भाई साहब, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? पर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई संसाधन भी नहीं है जिस पर बैठाकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकूं। भाई साहब, आपने तो मुझे बहन बोला है, अपनी बहन को अकेले इस जंगल में छोड़कर मत जाओ ना, थोड़ी सी मदद कर दो, मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगी तो अपने आप अपने घर पहुंच जाऊंगी। बस मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। ठीक है बहन, तो फिर तुम एक काम करो, मेरे कंधे का सहारा लेकर चलो, हम बहुत जल्द जंगल को पार कर लेंगे। जंगल बस खत्म ही होने वाला है और जंगल का ये रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट है। मेरी मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अब बंसी औरत को अपने कंधे का सहारा देकर चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो गर्भवती औरत एक चुड़ैल बन जाती है और बंसी के गले को दबाने लगती है, जिसके बाद बंसी उससे बोलता है, अरे तुम तो एक गर्भवती महिला थी, फिर चुड़ैल कैसे बन गई? मैं एक झूठी गर्भवती चुड़ैल हूँ जो इस जंगल के पीपल के पेड़ पर रहा करती थी, परंतु तुम
कुछ गांव वालों ने मिलकर मुझे उस पेड़ में कैद कर दिया था। आज बहुत दिन बाद फिर से मैं आजाद हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके, ताकि तुम भोले भाले गांव के लोगों को मैं अपना शिकार बना सकूं और तुम लोगों को मार कर खा सकूं। इतना बोलकर वो चुड़ैल बंसी को मारकर खा जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु बंसी का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। अब इस तरह की घटना गांव में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब जो कोई भी शाम को जंगल से आता जाता, वो चुड़ैल झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके लोगों को अपना शिकार बना लिया करती। ऐसे ही एक दिन दिनेश का एक दोस्त गोपाल उससे मिलने उसके घर जाता है। दिनेश भाई तुम चिंता मत करो, जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है। मुझे बहुत अफसोस है भाभी के जाने का, वो भी ऐसे समय पर जब वो गर्भवती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी पत्नी के बिना कैसे जीऊंगा और अपनी छोटी बेटी को अकेले कैसे पालूंगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी को इसकी नानी के घर भेज दूंगा। परंतु कल मुझे बॉर्डर पर जाना है अपने देश की रक्षा करने के लिए। गोपाल, तुम आज रात को ही मेरी बेटी को उसके ननिहाल छोड़ दोगे? मैं कैसे? मना मत करो भाई, अपने दोस्त की मदद करो। मैंने इसलिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। मेरे नसीब में तो ये भी नहीं लिखा है कि मैं अपनी बीवी की 13वीं मना सकूं, पर मैं अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए उसे उसके ननिहाल भेजना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मुझे कल बॉर्डर पर जाना है। प्लीज मेरी बेटी को उसकी नानी के पास छोड़ाओ। ठीक है दिनेश, तुम अपने ससुराल का एड्रेस दे दो, मैं सुबह होने से पहले गुड़िया को उसकी नानी के पास छोड़ाऊंगा। एड्रेस मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा और मैं तुम्हें बता देता हूँ, यदि तुम जंगल के कच्चे रास्ते से जाओगे तो तुम जल्दी पहुंच पाओगे, इसलिए तुम हाईवे का रास्ता न पकड़कर जंगल के रास्ते जाना। ठीक है दोस्त, फिर मैं अभी गुड़िया को लेकर निकलता हूँ। इतना बोलकर गोपाल दिनेश की बेटी का हाथ पकड़ता है और जंगल के रास्ते से जाने लगता है। अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी कि गोपाल हाथ पकड़कर अभी जंगल के अंदर गया ही था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। मैं गर्भवती हूँ, मैं रास्तों भटक गई हूँ, अब मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? काश कि मैंने अपने पति की बात मान ली होती और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं आई होती। रोने की आवाज सुनकर गोपाल गुड़िया के साथ थोड़ा और आगे जाता है, जहाँ वो एक पेड़ के पास एक गर्भवती महिला को रोता हुआ देखता है। गर्भवती महिला को रोता देख गोपाल उस महिला से बोलता है, मैडम क्या हुआ, आप इस तरह से रो क्यों रही हो? साहब, मेरी सास बहुत बुरी है। उन्होंने मुझे जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने को बोला था। मेरे पति ने मुझे बहुत मना किया, पर मैंने उनकी एक ना सुनी और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आ गई। परंतु अब मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। मैं कितनी देर से इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पर बाहर ही नहीं निकल पा रही। साहब, मैं गर्भवती भी हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए और मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए ना। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो फिर मैडम आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। मैं भी इस बच्ची के ननिहाल जा रहा हूँ, इसे इसकी नानी के पास छोड़ने के लिए। आप जैसे ही जंगल से बाहर निकलेंगी, आप अपने घर चली जाना। चुड़ैल डरावनी आवाज में बोलती है, आप बहुत अच्छे हैं भाई साहब, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। इतना बोलकर वो गर्भवती महिला एक चुड़ैल बन जाती है और गुड़िया को लेकर पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है, आज बहुत दिनों बाद रात होने से पहले ही शाम के समय मुझे 2 शिकार मिले। अब मैं थोड़ी ही देर के अंदर तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। अंकल, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मैं भी मम्मी की तरह मर जाऊंगी। मुझे अभी नहीं मरना, प्लीज अंकल मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा गुड़िया। देख चुड़ैल, उस बच्ची को कुछ मत करना। अगर तू मारना ही चाहती है तो मुझे मार ले। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं मारूंगी तुम दोनों को, मार कर खा जाऊंगी।
इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी गोपाल अपने गले से कृष्ण भगवान का लॉकेट निकालकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो चुड़ैल तड़पने लगती है और गोपाल गुड़िया को पेड़ से उतारकर जल्दी से जंगल के बाहर जाता है और सभी गांव वालों को जंगल में झूठी गर्भवती चुड़ैल के होने के बारे में बताता है। अब सभी गांव वालों को समझ आ जाता है आखिर गांव के सभी इंसान कहाँ गायब हो रहे थे, जिसके बाद गोपाल सरकार से अपील करता है और सरकार उस जंगल का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देती है। अब कोई भी इंसान उस जंगल के रास्ते में नहीं आता जाता, पर आज भी उस जंगल में वो चुड़ैल कैद है जो अपने नए शिकार के आने का इंतजार कर रही है।